हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आइडियलाइजेशन इन मैकेनिक्स क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो आइडियलाइजेशन इन मैकेनिक्स का मतलब होता है कि मैकेनिक्स को ठीक ठाक ढंग से समझने के लिए हम लोग कुछ एजम्पशन करते हैं, मान लेते हैं, जो वास्तविक में वह बॉडी या कोई स्ट्रक्चर या कोई सिस्टम वैसा होता नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप मान लीजिए मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम पहले ही मान लेते हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो और इसके बाद आप लोग के बाद अच्छा स्टूडेंट बनना ही बंद हो गया। तो हम क्या किए, मान लिए। वास्तविक में आप ऐसा हो नहीं। कुछ बच्चा खतरनाक भी है ना। क्या करता है वो बच्चा, आराम से आपकी तरफ फेस करके एकदम देख रहा है, पढ़ रहा है, पर उसका मन कहीं दूसरे जगह भटकते रहता है। पर हम उस बच्चा को क्या किए, आइडियल बच्चा मान के चल रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हो। तो ये मेरा एजम्पशन था, मेरा आइडियलाइजेशन था। आप भी क्या माने, आप भी माने कि रोशन सर मैकेनिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वास्तविक में हम अच्छा पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो आप भी क्या किए, आइडियलाइजेशन कर लिए। तो जनरली क्या होता है कि किसी बॉडी को या किसी स्ट्रक्चर को या किसी सिस्टम को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एजम्पशन कर लेते हैं जो प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता है। तो यही एजम्पशन क्या होता है, आइडियलाइजेशन इन मैकेनिक्स होता है। बात समझ में आ गया। इस आइडियलाइजेशन में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे कि कॉन्टिनम किसको कहते हैं, रिजिड बॉडी किसको कहते हैं और पार्टिकल क्या होता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि फॉर द एनालिसिस ऑफ फिजिकल system, it is essential to develop a model of the system in such a way that it may be able to represent the system completely। कह रहा है कि अगर हमको किसी चीज के बारे में पढ़ना है, फिजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिजिकल सिस्टम का मतलब हो गया कि जिसको आप रियलाइज कर पा रहे हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं, जिसका आप एप्लीकेशन पा रहे हैं, वो सारा का सारा फिजिकल सिस्टम हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर हम सिस्टम कह किसको रहे, तो अगर दो या दो से अधिक बॉडी के कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो उसको हम लोग सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल का मतलब जिसको हम रियलाइज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई स्ट्रक्चर ले रहे हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो पिलर से बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में बीम है, उस स्ट्रक्चर में और भी बहुत सारा मेंबर जुड़ा हुआ है, तो वो सारा मिलकर एक सिस्टम बना, और वो कैसा सिस्टम बन गया, फिजिकल सिस्टम बन गया। क्लियर है। तो कह रहा है कि फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम it is essential to develop a model of the system in a such a way that it may be able to represent the system completely। मान लीजिए हमको किसी चीज के बारे में पढ़ाई करना है, किसी बिल्डिंग के बारे में पढ़ाई करना है, किसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करना है, किसी मशीन के बारे में पढ़ाई करना है, तो हम क्या करते हैं, उस तरह के बॉडी को एज्यूम कर लेते हैं और फिर हम उस पर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का आइडियलाइजेशन हो गया, एजम्पशन हो गया। तो किसी भी चीज को ठीक से समझने के लिए जो हम एजम्पशन करते हैं, वही एजम्पशन क्या होता है, आइडियलाइजेशन होता है। ठीक है, कह रहा है कि सम इंपॉर्टेंट आइडियलाइजेशन इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आर, जो हम लोग इंपॉर्टेंट आइडियलाइजेशन मानते हैं वो सबसे पहला है क्या, कॉन्टिनम। ठीक है, कॉन्टिनम का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस। कहता है कि दुनिया का हर एक बॉडी एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, और वो जो एटम मॉलिक्यूल्स है उस पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम लोग का बॉडी जो है वो सेल और टिश्यू से मिलके ही बना हुआ है। अगर आप कोई ब्रिक्स उठा लेते, ईटा उठा लेते, तो आप नोटिस करेंगे उसमें क्या है, तो क्ले है, मिट्टी है, बालू है, ये सब का कॉम्बिनेशन करके वो बना हुआ है। अगर आप कोई स्टोन उठा लेंगे तो उसमें भी देखेंगे बहुत सारा मिनरल्स पार्टिकल है, बहुत सारा एलिमेंट प्रेजेंट है, वो सब मिलके बना हुआ है। तो दुनिया का हर एक बॉडी जो है एटम मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, और हम मान लेते हैं कि उसमें जो एटम है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है, उस बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बॉडी को ही हम लोग यहां पर कॉन्टिनम कह रहे हैं। क्लियर है। तो डिफिनीशन क्या कह रहा है कि कॉन्टिनम इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स ए कंटिन्यूअस सीरीज विथ नो गैप और वॉइड। कह रहा है कि कॉन्टिनम जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया हुआ है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस सीरीज, मतलब लगातार। तो लगातार क्या है, तो किसी बॉडी के अंदर एटम मॉलिक्यूल्स
होगा। और वो एटम मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं हो। तो क्या कह रहा है कि एवरी बॉडी इज मेड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, दुनिया का हर एक बॉडी एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। एंड वी, और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं, और मानने के ही प्रोसेस को आइडियलाइजेशन कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? एंड वी एज्यूम दैट all the atom and molecules are continuously distributed in a body without any gap, और void को ही हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, स्पेस कह रहे हैं, गैप कह रहे हैं। such a description of matter is called continuum। बात समझ में आ रहा है? एक बार हम रिपीट करते हैं, अच्छे से सुनिएगा। क्या कहता है कि दुनिया का हर एक बॉडी एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ रहता है, और हर एक एटम मॉलिक्यूल्स इस तरह से उस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि उसके बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं हो। मान लिए नहीं हो, तो ऐसे बॉडी को, ऐसे मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्टिनम कहेंगे। जैसे फिगर से आप समझने का कोशिश कीजिए। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है, और ये बॉडी में क्या है, ये एटम या मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। और हम इस तरह से अरेंज किए कि ये एटम और ये एटम के बीच में, आप देखिए यहां पर गैप बच गया, ये एटम के बीच में गैप बच गया है। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, कॉन्टिनम नहीं कह रहे हैं, नॉट ए कॉन्टिनम। क्यों? क्योंकि गैप प्रेजेंट है। एक्चुअली में सारा बॉडी में कुछ ना कुछ गैप हमेशा रहता है, पर हम क्या किए, मान लेते कि इसमें गैप नहीं है। जैसे यहां पर हम लोग क्या किए, इसको मान लिए। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, एटम कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए, एंड देयर इज नो गैप बिटवीन द एटम, और इस एटम के बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं है। तो ये बॉडी कैसा एज्यूम हो गया, तो इसको हम लोग एज्यूम्ड कर लिए। तो ये क्या हो गया, नो गैप मान लिए। तो ये बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर कॉन्टिनम कह रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है? मतलब कॉन्टिनम का मतलब होता है कंटिन्यूअस प्लस यूनिफॉर्मली। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स या एटम आर कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द बॉडी। बात समझ में आ गया कि कॉन्टिनम किसको कहेंगे। वास्तविक में बॉडी के हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर आप एक ब्रिक्स ले ले, ईटा ले ले, उसको तोड़ दीजिए, और उसका छोटा सा पीस जो है वो माइक्रोस्कोप में अगर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में कुछ गैप है। मान लीजिए आप क्या किए, लड्डू लिए, ठीक है, तो लड्डू का छोटा छोटा दाना मिलके इस तरह से बना हुआ है। अब बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है कि पूरा बॉन्डिंग उसका किया हुआ है, पर जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखिएगा तो देयर इज सम स्पेस बिटवीन देम, पर हम उसको क्या मान लिए, एक कॉन्टिनम मान लिए। बात क्लियर एकदम हो रहा है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा बॉडी जिस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए और उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उस बॉडी के शेप और साइज में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आए, तो ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी करेंगे। इसका मतलब हर एक रिजिड बॉडी कॉन्टिनम होगा। अगर उसके बीच में स्पेस होगा तो फोर्स लगाएंगे तो उसका मॉलिक्यूल्स उस स्पेस में घुसना चाहेगा, तो वो क्या हो गया, रिजिड बॉडी नहीं होगा। इसलिए हर एक रिजिड बॉडी कॉन्टिनम होगा। क्लियर है? तो क्या कह रहा है कि ए रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट रिमेन अनचेंज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम लोग लोड कहते हैं, इस टर्म एज अ रिजिड बॉडी। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। कहता है कि दुनिया का हर एक बॉडी एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, सामने दिख रहा है। अब इस बॉडी के अंदर, ठीक है, इस बॉडी के अंदर कोई दो पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेते हैं और एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है? अब हम क्या किए, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए, इसका डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि r है। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण भी इस दो पार्टिकल्स के बीच में, इस दो पॉइंट के बीच में जो दूरी था वो चेंज नहीं हो, तो वो बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहेंगे। क्लियर एकदम हो रहा है? फटाफट इसको नोट कीजिए और रिजिड बॉडी को और अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिजिड बॉडी को एक और डिफिनीशन के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला डिफिनीशन क्या कह रहा था कि मान लीजिए ये एक बॉडी है
और इस बॉडी में यहां एक पार्टिकल्स ले लिए, यहां एक पार्टिकल्स ले लिए, और इसका जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं r, और ये पॉइंट का नाम दे देते हैं AB। करेक्ट है। फिर हम क्या किए, ध्यान दीजिएगा, फिर हम क्या किए कि इस बॉडी पर, यही सेम बॉडी है और ये पार्टिकल्स है AB, और इसके बीच का डिस्टेंस r है, और इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F। तो कह रहा है कि इफ द एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, कह रहा है कि अगर बॉडी के अंदर कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं और उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, और उस एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण उसके डिस्टेंस में, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तो हम उस बॉडी को एक रिजिड बॉडी मान सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो जो डिफिनीशन हम लोग अभी लिखे थे उसके जस्ट नीचे ये फिगर बना देंगे। और दूसरा डिफिनीशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बॉडी हुज शेप एंड साइज डू नॉट चेंजेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन इट इज नोन एज रिजिड बॉडी। एकदम आसान डिफिनीशन है कि ऐसा कोई भी बॉडी जिस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और उसके शेप साइज में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आए, तो ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। क्लियर है? कह रहा है एक्चुअली द बॉडीज आर नॉट रिजिड, कह रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई बॉडी है ही नहीं जो परफेक्टली रिजिड हो। रिपीट कर रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा बॉडी है ही नहीं जो परफेक्टली रिजिड है, पर कुछ बॉडी जो है परफेक्टली रिजिड के अप्रोक्सीमेटली है, इसलिए हम उसको एक रिजिड बॉडी मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक्चुअली द बॉडीज आर नॉट रिजिड, दे डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कह रहा है कि दुनिया में कोई भी बॉडी जो है परफेक्टली रिजिड नहीं है, वो डिफॉर्म करता है ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। इफ द डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल, मतलब अगर उसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग आता है और काफी कम आता है, तो कह रहा है कि इफ द डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल when compared with the size of the body, then it is assumed as a rigid body। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है कि एक ऐसा बॉडी जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए और उस एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण उसके शेप और साइज में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आए, तो ऐसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे। कहता है एक्चुअली में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण उसके शेप और साइज में चेंजिंग आता है, पर उसके शेप साइज में इतना कम चेंजिंग आता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, तो वैसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। क्लियर एकदम है? जैसे एग्जांपल के तौर पर बीम, आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर में, मतलब आप अगर अपने घर का एग्जांपल लेते होंगे तो आप देखते होंगे पिलर के रेस्पेक्ट में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर डाल दिया जाता है जिसको बीम कहते हैं। पूरे छत का लोड वही लेता है, पर उतना लोड लगने के कारण भी उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता है, चेंजिंग नहीं होता है, तो बीम को एक परफेक्ट रिजिड बॉडी मान लिया जाता है। एक्चुअली चेंजिंग होता है पर इतना कम होता है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो बीम क्या हो गया, एक रिजिड बॉडी का एग्जांपल हो गया। दूसरा कॉलम, जिसको हम लोग पिलर भी कहते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर जो वर्टिकल है, याद रखना है कॉलम हमेशा वर्टिकल रहेगा और बीम हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर जो वर्टिकल है और कॉम्प्रेसिव लोड को थाम रहा है उसको हम लोग कॉलम कहेंगे। तो आप नोटिस करते होंगे जो पिलर है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आता है, पूरे छत का, पूरे आपके घर के स्ट्रक्चर का वो लोड थामता है, तो वो भी क्या हो गया, एक रिजिड बॉडी का एग्जांपल हो गया। और अगर चेंजिंग भी आता है तो इतना कम आता है कि जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ट्रसेस कहता है कि आप देखे होंगे आयरन का बहुत सारा फ्रेम स्ट्रक्चर, जैसे पुल आप देखे होंगे तो आप नोटिस किए होंगे कि बहुत सारे पुल के ऊपर क्या होता है, लोहा का स्ट्रक्चर फ्रेम इस तरह से बना हुआ रहता है और उसको लाके उसके ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए इस तरह का, और यहां पर ये बीम पिलर रहता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है यही आपका क्या हो गया, ट्रसेस हो गया। समझ में आ गया कि आयरन का या किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर से अगर हम बहुत सारे मेंबर को जोड़ दे, जो लोड को थाम सके, वो सारा का सारा क्या हो गया, ट्रसेस हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक रिजिड बॉडी का एग्जांपल हो गया। स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग हम लोग खड़ा करते हैं उसमें देखते होंगे कि पिलर बनाया, बीम बनाया और उस तरह से पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा कर देते हैं, तो वो भी क्या आ गया, रिजिड बॉडी आ गया। ठीक है, रोलर, आप रोलर देखे होंगे, रोड रोलर रहे या ग्राउंड रोलर रहे, तो रोलर में भी आप देखे होंगे कि जब रोड रोलर को आप देखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा सा चक्का लगा हुआ रहता है, व्हील लगा हुआ रहता है, और वो क्या होता है,
जितना भी आपका जो है बड़ा बड़ा पत्थर है या जो भी हम रोड बनाते हैं उस मटेरियल को वो कंप्रेस करता है। पर जब आप माइक्रोस्कोप लेके जाएंगे या कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जाएंगे तो वहां उसके सरफेस को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो रोलर है, ये जो रोलर है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये रोलर रहता है, ठीक है, और इस तरह से इसको पकड़ के हम लोग ले जाते हैं। तो इसमें रोलर में आप देखेंगे कहीं कहीं डिफॉर्मेशन आया, पर इसका जो डिफॉर्मेशन है इसके साइज के हिसाब से क्या है, बहुत कम है। तो ऐसे को हम लोग क्या कह सकते हैं, रिजिड बॉडी कह सकते हैं। और भी बहुत सारा एग्जांपल है। तो आई थिंक आपको रिजिड बॉडी क्लियर हो चुका होगा। अब लास्ट आ जाते हैं पार्टिकल्स के बारे में। तो पार्टिकल्स होता क्या है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, आपको कोई बोलेगा कि हम ऐसे आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए ये रोशन सर है, ये रोशन सर है। इसका मतलब अगर किसी भी बॉडी का, जैसे अगर हम अपने पूरे बॉडी का मास किसी एक जगह मान ले और अपने साइज को क्या करें, नेग्लेक्ट कर दे, तो ऐसे बॉडी को अब बॉडी ना कह के पार्टिकल कहेंगे। बात समझ में आया? आपको अगर मेरे ऊपर पढ़ाई करना है कि सर के ऊपर कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, तो आप क्या किए, हमको एज्यूम कर लिए, मान लिए एक पार्टिकल की तरह। क्लियर हो गया? तो डिफिनीशन क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी का सारा मास किसी एक जगह पर केंद्रित हो जाए और उसके साइज को हम नेग्लेक्ट कर दे, तो ऐसे बॉडी को अब हम लोग पार्टिकल कहेंगे। आपको बार बार बताते, क्लासेस में ही आपको ऐसा पढ़ाते जाएंगे कि खुद ब खुद याद होते जाएगा। और करना कुछ नहीं, बस अच्छे से लेक्चर सुनना है और खूब रिवीजन करना है। जितना पढ़ाना है बस उसको बार बार रिवीजन करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त में वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए उसको कि मैकेनिक्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, डेफिनेशन देखते हैं कि इफ द होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड अबाउट ए फिक्स पॉइंट, ठीक है, and whose size can be neglected, then it is said to be a particle। एकदम सिंपल डिफिनीशन बता रहा हूं, डिफिनीशन भी बहुत आसान लिखाता हूं कि एक बार पढ़िएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत हाई फाई लिखाने का कोई जरूरत नहीं। देखिए, पढ़ना आपको है, बच्चा को पढ़ना है, किसी दूसरे टीचर को नहीं पढ़ना है। इसलिए सिंपल लैंग्वेज बताता हूं कि आसानी से आप उसको रिविजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। रिपीट कर रहे हैं कि अगर किसी भी बॉडी का, क्या कर रहा है, इफ द होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम, देखिए फिर एज्यूम कर रहे हैं इसलिए आइडियलाइजेशन हो गया। तो इफ द होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड अबाउट ए फिक्स पॉइंट, देन इट इज सेड टू बी ए पार्टिकल। ठीक है, कि अगर किसी भी बॉडी का सारा मास किसी एक जगह केंद्रित कर दिया जाए और उसके साइज को नेग्लेक्ट कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टिकल कहेंगे। इसलिए किसी भी चीज का अगर पढ़ाई करना होगा तो हम उस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं बनाते, उस पूरी बॉडी को नहीं बनाते, एक जगह उसको एज्यूम कर लिए। जैसे मान लीजिए मेरा वजन अगर 60 केजी है, तो आप यहां पर डायरेक्ट ये लिख दिए और ये लिख दिए कि ये 60 केजी का है। क्लियर है? एक और डिफिनीशन कह रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि इफ द व्यू डिस्टेंस, व्यू का मतलब देखना, ठीक है, तो इफ द व्यू डिस्टेंस इज वेरी लार्ज as compared to the dimension of the body, then it is said to be a particle। क्या कह रहा है कि अगर देखने का दूरी बहुत ज्यादा हो as compared to the dimension of the body, तब उस बॉडी को हम बॉडी ना कह के पार्टिकल कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई क्रिकेट बॉल को ले लिए, तो आप क्रिकेट बॉल को अगर हाथ में रखेंगे तो आपको दिखेगा कि मान लीजिए उसका लेंथ L है और देखने का दूरी R है, तो आपको लगेगा कि जो R है वो लगभग L के बराबर है। तो क्या कर रहा है, इफ द व्यू डिस्टेंस, देखने का दूरी अगर कम है एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ द बॉडी, या लगभग बराबर है, तो इसको हम लोग पार्टिकल नहीं कहेंगे। अगर देखने का दूरी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हम लोग क्या किए, एक मैच देखने के लिए गए स्टेडियम में, तो क्रिकेट बॉल मान लीजिए हमको कोई लाके दिया कि देखिए ये क्रिकेट बॉल है, तो देख लिया उसका डायमेंशन अच्छा खासा बड़ा है। जब हम स्टेडियम में बैठ गए किसी जगह और क्रिकेट मैच हो रहा है, तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपको बॉल जो है वो एक पार्टिकल की तरह दिखेगा। इसका मतलब व्यू डिस्टेंस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, तो उस बॉल को हम लोग वहां पर पार्टिकल मान सकते हैं। आप यहां से अर्थ सरफेस से मून को देख रहे हैं, मून काफी बड़ा है, पर जो व्यू डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ द मून, तो हम लोग उस मून को पार्टिकल मान सकते हैं। स्टार यहां से काफी दूर है, स्टार का डायमेंशन काफी बड़ा होता है, पर यहां से देखने का दूरी उससे भी ज्यादा बड़ा है, तो हम उसको पार्टिकल मान सकते हैं। क्लियर एकदम डिफिनीशन है, रिपीट कर रहे हैं, इफ द व्यू डिस्टेंस इज वेरी लार्ज
एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द बॉडी देन इट इज एज्यूम एज अ पार्टिकल। तो उसको हम लोग पार्टिकल की तरह मान सकते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल, ए प्लैनेट इज सीन फ्रॉम अनदर प्लैनेट, मतलब अगर हम अर्थ सरफेस पर है और किसी दूसरे प्लैनेट को देखते हैं तो वो हमको एक पार्टिकल की तरह दिखता है। दूसरा क्या है, ए क्रिकेट बॉल इज व्यूड बाय द स्पेक्टेटर्स, कह रहा है कि जो दर्शक है वो क्रिकेट मैच देख रहा है। इवन हम भी एक बार स्टेडियम में मैच देखने के लिए गए, ठीक है, तो वहां पर जब मैच आईपीएल का चल रहा था तो क्या हुआ था कि हम भी काफी एक्साइटेड थे, आसपास पूरा भीड़ बढ़ा हुआ था। तो वहां जब हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो हमको बॉल नहीं दिख रहा है। जैसे धोनी अगर मार रहा है, छक्का उक्का मार रहा है, तो हमको दिख ही नहीं रहा है। सब अगल बगल का आदमी जो है वो काफी हल्ला कर रहा है, तो हम भी उठ के हल्ला करने लगे, पर हमको बॉल नहीं दिख रहा था। हमको बड़ा बड़ा एलईडी स्क्रीन जो लगा हुआ उसमें बार बार देखना पड़ता था। तो वहां पर हमको रियलाइज हो गया कि पार्टिकल किसको कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ए सैटेलाइट इज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, मतलब जब हम लोग अर्थ पर हैं और हम लोग अपने नेचुरल सैटेलाइट मून को देख रहे हैं तो वो हमको कैसा बिहेव लग रहा है, एज अ पार्टिकल। आप यहां पर हैं और एक एरोप्लेन को देख रहे हैं जो काफी डिस्टेंस पर है, तो एरोप्लेन भी आपको छोटा दिख रहा है, तो वो भी क्या हो गया, पार्टिकल हो गया। तो आई होप आपको आज कॉन्टिनम, रिजिड बॉडी और पार्टिकल काफी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी तरह से मन लगा के आप पढ़ते रहिए और खूब रिवीजन कीजिए। और ध्यान दीजिएगा, अच्छे लेक्चर आने में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आपका जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े याद करने के लिए। ठीक है, और बस एक काम और करेंगे, अपने सारे दोस्तों को बताइए कि क्लासेस काफी अच्छा है, ज्वाइन करें और पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं। थैंक यू।